Hi friends, I am Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the magnetic hysteresis. जैसे हमने मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ा था BH कर्व या तो फिर मैग्नेटाइजेशन कर्व, तो उसी थियरी के बेस पे हम आज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस पढ़ेंगे और उस इस थियरी के अंदर हिस्टेरेसिस लूप पर्टिकुलर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हिस्टेरेसिस लूप कैसे जनरेट होता है वो देखेंगे. So first of all, what do you mean by the magnetic hysteresis? Magnetic hysteresis क्या होता है? The phenomena of flux density be lagging behind the magnetizing force H in a magnetic material is known as a magnetic hysteresis. किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और उस फील्ड की वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स डेंसिटी आपके मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच से कैसे होना चाहिए? लैगिंग होना चाहिए. किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस. मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी आपका लैगिंग, मतलब फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच से कैसा रहना चाहिए? पीछे. तो ये जो कंसेप्ट है फ्लक्स डेंसिटी बी लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, ये एक्चुअली हम देखेंगे हिस्टेरेसिस लूप में. वो फ्लक्स डेंसिटी कैसे एच से, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स से कैसे लैगिंग रहता है, वो हम हिस्टेरेसिस लूप में देखेंगे. When the magnetic material is magnetized first in one direction and then in other direction and completing one cycle of magnetization, it is found that the flux density B lags behind the applied magnetizing force. तो किसी भी मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करते हो और उस पर्टिकुलर मैग्नेटाइजेशन की वजह से वो फील्ड नहीं आपकी फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस करता है. मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा और उस वजह से वो क्या करेगा? कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और उन पर्टिकुलर कंप्लीट वन साइकिल के अंदर आपका फ्लक्स डेंसिटी ऑलवेज लैग्स बिहाइंड दी एच. फ्लक्स डेंसिटी एच से, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स से ऑलवेज पीछे ही रहेगा वो कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. जैसे हमने पर्टिकुलर वेबर मोलिकुलर थियरी में पढ़ाया था कि कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटाइज नहीं है तो सारे मोलिकुलर्स डिसएलाइनमेंट होते हैं. पर जब आप उसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड या तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स दोगे तो सारे मोलिकुलर्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब अलाइन एक डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो उस वजह से वो पर्टिकुलर मैग्नेट क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा. और जब वो मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सर्कुलर मैग्नेट है, उसके ऊपर कॉइल वाउंड की है, उसको हमने सप्लाई दिया है और उस सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट किया है वेरिएबल रेजिस्टर फॉर करंट कंट्रोलिंग पर्पस. और यहाँ पे एमीटर इंडिकेट करेगा करंट कितना फ्लो हो रहा है. और यहाँ पे डीपीडीटी स्विच, मतलब डायरेक्ट डबल पोल डबल थ्रो स्विच लगा है. मतलब कि ये रिवर्सिबल स्विच है. रिवर्सिबल मतलब आप करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, आइदर फॉरवर्ड और इन रिवर्स डायरेक्शन. जैसे हमने बताया कि मैग्नेटिक मटेरियल आपका जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में आपकी फील्ड जनरेट होगी और उस कंप्लीट साइकिल के अंदर आपका फ्लक्स डेंसिटी एस से कैसा रहेगा? लैग रहेगा. तो इस वजह से यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर मैग्नेट को ऊपर कॉइल वाउंड की है और उसको हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया है और वो स्विच दोनों डायरेक्शन में काम करेगी और उसको हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है. नेक्स्ट वन इज़ अ हिस्टेरेसिस लूप. जैसे हमने देखा था कि बी एच कर्व में अगर कोई मटेरियल आपका अनमैग्नेटाइज है और जब आप उसको मैग्नेटाइज करते हो तो इनिशियली उसका जो लेवल होता है, इनिशियली जो उसका ओरिजिन होता है, जैसे हमने बी एच कर्व में देखा था कि ओ ए इज़ दी नॉन लीनियर रीजन, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आपका मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड जनरेट होती है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम अनमैग्नेटाइजिंग कंडीशंस टू मैग्नेटाइजिंग कंडीशंस. तो वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर वो एक टाइम लेता है कि वो अनमैग्नेटाइजिंग कंडीशन से मैग्नेटाइजिंग कंडीशन में आएगा. जब वो कम्प्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर कैसी फील्ड जनरेट होगी? यूनिफॉर्म फील्ड. और एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा? सेचुरेट हो जाएगा. मतलब किसी भी मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल की बात नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लो या तो कोई भी एक्स वाई जेड मटेरियल ले लो, हर मटेरियल की एक कैपेसिटी होती है. तो वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल का है,
इसकी एक कैपेसिटी है, जैसे मान लो कि इस मटेरियल की कैपेसिटी 1 वेबर है, तो 1 वेबर के बाद आप उसको कितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग एनर्जी दो, वो क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, और वो उसके अंदर कभी भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, वो 1 वेबर तक ही फ्लक्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ओ से ए पॉइंट के बीच, ओ से ए पॉइंट जो है, यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो ओ से ए पॉइंट तक आपका जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो रहा है, ए पॉइंट के ऊपर वो क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। और उस टाइम पे आपकी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच की वैल्यू है और बी की वैल्यू जो है वो कैसी है, मैक्सिमम है। उस टाइम पे उस आप अब यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो कि यहाँ पे हमें ए पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। जैसे ही वो ए पॉइंट पे आप देख रहे हो कि बी और एच मैक्सिमम हो गए, अब यहाँ पे आपका मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है। जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो करते हो, डिवाइस ऑन हो गया, पर मुझे क्या करना है कि करंट को वापस, मतलब करंट को वापस सर्किट के अंदर लाना है, मतलब सप्लाई के अंदर लाना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर मटेरियल को मुझे फिर से डीमैग्नेटाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि करंट की वैल्यू को डाउन करूँगा, करंट की वैल्यू को ड्रॉप करूँगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने करंट की वैल्यू 0 से 10 एम्पियर तक राइज की है, तो वैसे ही हम करंट की वैल्यू क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे 10 एम्पियर से 0 एम्पियर तक। मान लो कि एक वैल्यू के ऊपर, एक करंट की वैल्यू के ऊपर, जैसे 10 एम्पियर से मान लो कि 5 एम्पियर तक आया, और बी पॉइंट पे अगर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, उस टाइम पे आपकी जो एच की वैल्यू है बी पॉइंट पे ऊपर वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप मैथमेटिकल रूल्स पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है वो इंडिकेट टच होती है आपकी वाई एक्सिस, मतलब कि यहाँ पे आपका जो एच है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि मटेरियल आपका कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़ीरो से बी पॉइंट तक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू होगी। तो उस वजह से उस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स प्रेजेंट होगा, तो वो मटेरियल आपका डीमैग्नेटाइज नहीं कहलाएगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम 0 से B पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, या तो रिमेनियन बोलते हैं। तो रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म की वजह से उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ फील्ड प्रेजेंट होती है। हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, बी के बाद मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है। तो हम करंट जो अप्लाई कर रहे थे वो कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे, और एक सी पॉइंट तक हम अप्लाई कर रहे हैं। और सी पॉइंट पे जैसे ही वो कर्व, मतलब वो पॉइंट आपका सी पॉइंट पे पहुंचता है, तो उस पॉइंट पे आपका फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एच जो है वो एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे बी है। तो एक्स एक्सिस पे आपका वाई एक्सिस का पॉइंट ज़ीरो हो जाता है, तो उस सी पॉइंट पे आपका बी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, पर एच की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो करंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट आपका ड्रॉप हो रहा है, करंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो सी पॉइंट पे, ओ टू सी पॉइंट पे आपका जो कुछ ना कुछ फील्ड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ एच, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रेजेंट है। उस वजह से मटेरियल आपका कंप्लीटली अभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, 0 O से C पॉइंट को। अगर हमें और भी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है, मतलब मटेरियल को हमें कुछ भी करके डीमैग्नेटाइज करना है, तो सी पॉइंट के बाद भी हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, 0 से -5 -10 उस तरह से। तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। डी पॉइंट पे हमें बी और एच दोनों की नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल अप टू पॉइंट ई, अप टू एफ। जैसे आप ई पॉइंट पे भी देख रहे हो कि बी की वैल्यू कुछ प्रेजेंट होगी 0 से O to E, तो उस टाइम पे एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आप एफ पॉइंट पे देखोगे तो बी की वैल्यू ज़ीरो होगी, एच की वैल्यू प्रेजेंट होगी। मतलब पूरे एंटायर कर्व में, पूरे एंटायर लूप के अंदर आप देख सकते हो कुछ ना कुछ बी या तो एच, दोनों में से किसी एक वैल्यू प्रेजेंट है। उस वजह से मैग्नेटिक मटेरियल कभी भी डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली नहीं होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप, बी ऑलवेज लैग बिहाइंड द एच, क्योंकि यहाँ पे जो बी पॉइंट पे आपने देखा कि एच पहले ज़ीरो हुआ और उस टाइम पे बी की वैल्यू, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कुछ प्रेजेंट थी। जब
यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके बाद बी की वैल्यू ज़ीरो हुई, मतलब फर्स्ट इनिशिएटली द एच वैल्यू विल बी ज़ीरो, देन आफ्टर बी विल बी ज़ीरो, अगेन द एच वैल्यू विल बी ज़ीरो, देन आफ्टर बी वैल्यू ज़ीरो। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपका ज़ीरो होता है, उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो होता है। मतलब उस हिसाब से यहाँ पे बोल सकते हो कि बी ऑलवेज लैग बिहाइंड द एच, and due to this reason the magnetic material never demagnetizing completely। जैसे कोई फेरोमैग्नेटिक है या तो एंटी फेरी मैग्नेटिक है या तो डाईमैग्नेटिक, कोई भी मटेरियल ले लो, कभी भी कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। या तो फिर अगर आपको ये जो पर्टिकुलर लूप की साइज़ कम करनी है तो हम हाई क्वालिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये जो लूप का एरिया है वो लूप का एरिया कम हो जा सके। मगर हम उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड या तो कम नहीं कर सकते, ज़ीरो नहीं कर सकते। इसका एरिया हम कुछ कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप पर्टिकुलर ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक एंड हार्ड मैग्नेटिक है, तो इसके अंदर आप उस लूप का एरिया आप देख सकते हो, नैरो लूप एंड वाइडर लूप, जैसे सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होता है। तो ये दो अलग अलग मटेरियल होते हैं, इस तरह से उस दो मटेरियल के अंदर लूप इस तरह से जनरेट होती है। और किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन या डिवाइसेस के अंदर ये जनरली ये लूप्स जनरेट होती है जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। So I think all of you understood this theory, magnetic hysteresis and hysteresis loop. Thank you for watching my video. Thank you.